तो आज के वीडियो में हम ये 3D बैनर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो ये हमारा नॉर्मल सा टेक्स्ट है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो 3D प्रोडक्ट है। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑप्शंस दिए कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो 3D मॉडल है ये कंप्लीटली चेंज होगा और ये जो टेक्स्ट है वो एनिमेट होगा। सो हम देखते हैं वो कैसे हो रहा है। तो चलो एक क्लिक करते हैं एक आइटम पे। सो हमने सपोज़ ये ब्राउन पे क्लिक किया। सो कलर भी चेंज हुआ और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट एनिमेशन भी हुआ। सिमिलरली एक बार और ट्राई करते हैं। सो आप अलग-अलग आइटम पे स्विच कर सकते हैं और ये काफ़ी स्मूथ हो रहा है क्योंकि हम इसमें जीसैप यूज़ कर रहे हैं। जीसैप और ये जो 3D बनाने के लिए है, हम 3JS यूज़ कर रहे हैं और ऑब्वियसली ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होगा। सो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। सो इस प्रोजेक्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट हम इसका जो यूआई पार्ट है वो बनाएँगे, जैसे कि ये बटन्स और ये जो टेक्स्ट है इनके एनिमेशन, और बाद में हम 3D पार्ट पे देखेंगे क्योंकि 3JS क्योंकि ये वनीला 3JS से हम लोग करने वाले हैं, तो उसमें मेरे को आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि हम लोगों ने वो क्यों किया है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, अगर एक वीडियो में करेंगे तो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट हमारा जो एचटीएमएल और सीएसएस पार्ट रहेगा और जीसैप के साथ जो आपको ये टेक्स्ट एनिमेशन दिख रहा है, और जो सेकंड पार्ट रहेगा वो इस 3D प्रोडक्ट पे फोकस रहेगा। और हो सका तो हम थर्ड पार्ट बनाएँगे, देखते हैं अगर नेसेसरी रहा तो थर्ड पार्ट बनाएँगे जिसमें हम लोग मेन फोकस करेंगे छोटे माइनर स्टफ, जैसे कि सपोज़ अगर मैं फर्स्ट पे कर रहा हूँ, ये एनिमेशन अभी भी रन हो रहा है। तो अगर जब वो एनिमेशन रन हो रहा है तो मैं अगर इस पे क्लिक कर दूँ तो वो क्लिक नहीं होना चाहिए। तो सपोज़ मैंने इस पे क्लिक किया, जल्दी से इस पे क्लिक किया तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसी माइनर-माइनर चीज़ें हम थर्ड पार्ट में देख सकते हैं, बट मैं ट्राई करूँगा कि 2 पार्ट में कवर करने का। सो चलो हम देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना यूआई ब्रेकडाउन करते हैं। सपोज़ ये हमारा पूरा बैनर पेज है, तो हम इस बैनर को हम क्या करेंगे कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले इस पे एक लाइन बना लेते हैं। तो ये हमारा होगा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग अपना टेक्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट रहेंगे, टेक्स्ट हो गया, फिर सब टेक्स्ट हो गया एंड सब लाइन जो भी हमने नीचे लिख रखी है, और फिर हमारा एक यहाँ पर बटन है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है हमारा यहाँ पर कैनवस है, जहाँ पर हमारा 3D मॉडल होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3D। और फिर हमारा यहाँ पर एक रैपर है और यहाँ पर हमारे 3 बटन है। सो हम क्या करेंगे कि हम इनको नेम अभी से कर देते हैं ताकि हमें ईज़ी पड़े। सबसे पहला जो है, ये जो पूरा रैपर है, मेन रैपर है, इसको हम डालेंगे इसका नाम हम देंगे इंडेक्स। फिर उसके बाद ये जो 3D का रैपर है, इसका नाम हम देंगे कैनवस। फिर ये जो टेक्स्ट के लिए है, तो जो टेक्स्ट का पूरा रैपर है, हम इसको नाम देंगे कंटेंट। तो इसी को लिखते हैं कंटेंट। ये जो रैपर है, जो स्वैचेस को कर रहा है, तो इसका हम नाम देंगे स्वैच रैपर। और ये है, ये सिंगल आइटम है, तो सिंगल सर्कल आइटम है ना, तो स्वैच का, तो हम इनको नाम देंगे सिंगल स्वैच सर्कल। और इन सारी चीज़ों को वर्क करने के लिए हमें एक और चीज़ चाहिए रहेगी, वो है हमारा जेसन ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा डेटा रहेगा। और मैं थोड़ी देर में जाता हूँ कि ये किस टाइप का, कैसे हम इसको अरेंज करेंगे। तो हमारा एक फ़ाइल रहेगी जिसका नाम रहेगा डेटा। सो हमें कितनी फाइलें चाहिए? पहला हमारा इंडेक्स चाहिए 1, फिर कंटेंट, कैनवस, रैपर, सिंगल आइटम और हमारा डेटा। ऑब्वियसली ये सेम ऑर्डरिंग नहीं रहेगी, मैं सिर्फ़ नंबर ऑफ फाइल्स काउंट कर रहा हूँ। सो चलो देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम हमारे app.js में मैंने क्या किया है कि यहाँ पर बैनर करके कंपोनेंट इंपोर्ट किया है, जो कि हमारे लेआउट में है। तो जैसा हम लोगों ने अभी जस्ट ब्रेकडाउन में बोला था कि हमारा जो पूरा रैपर रहेगा उसका नाम हम इंडेक्स देंगे। तो इंडेक्स करके मैंने फाइल बनाई है जिसका नाम अंदर बैनर है, और उसी को मैंने इंपोर्ट किया है app.js में और यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट में हम टेलविंड सीएसएस यूज कर रहे हैं, हम स्टाइल कंपोनेंट नहीं यूज कर रहे हैं। तो हम टेलविंड यूज करने वाले हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी सेटअप कर लिया है मेरे रिएक्ट प्रोजेक्ट के साथ। और
अगर आप टेलविंड यूज करें तो ऑफकोर्स आपको ये तो करना ही पड़ेगा, आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो मैंने कर लिया है। और मैंने 3 फोल्डर बनाए हैं, लेआउट, डेटा और कंपोनेंट। और जहां तक आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखा है तो मैं हमेशा index.js करके फाइल बनाता हूं, ताकि एक ही फाइल में इंपोर्ट करके वहीं से एक्सपोर्ट कर सकता हूं। सो लेआउट के अंदर index.jsx करके फाइल है जो हमारी मेन फाइल है। और जो सेकंड चीज जो इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं वो है हमारा कंटेंट साइड। तो लेआउट के अंदर ही हम बनाएंगे एक न्यू फाइल जिसका नाम देंगे हम content.jsx, और इसमें RFCE कर देंगे तो वो अपने आप फिल कर देगा, और ये हमेशा कैपिटल रखते हैं नहीं तो एरर आएगा। सो index.js हो गया, हमारा content.js हो गया। और UI के पार्ट में और क्या चाहिए था, हमारा स्वैच का कंटेनर। तो आप स्वैच का कंटेनर कंपोनेंट फोल्डर में भी बना सकते हैं और लेआउट में। तो मेरे केस में मैं लेआउट फोल्डर के अंदर ही बना रहा हूँ। तो एक नई फाइल जिसका नाम है स्वैच रैपर, इसको भी RFCE कर लेते हैं और यहाँ पर इसको कैपिटल कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर अभी के लिए ऐसा करके छोड़ देते हैं। और जो एक और चीज जो थी वो है हमारा सिंगल सर्कल। तो कंपोनेंट के अंदर आप बना सकते हैं सिंगल स्वैच सर्कल डॉट JSX, और हमेशा की तरह RFCE करते हैं ताकि हमको इतना सब लिखना ना पड़े, और ये फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देते। सो ये हो गया। और डेटा के केस में हम सारा डेटा index.js में ही करेंगे, अलग से data.js बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा डेटा का नाम का फोल्डर है। सो ये सब हमारा हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने डेटा से। तो हम डेटा फाइल ओपन करते हैं, बाकी सारी चीजों को पहले क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी डेटा फाइल है। सो इसमें हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू, जो कि एक एरे रहेगा, और हमारे कितने स्वैच थे, 3 स्वैच थे। तो 3 स्वैचेस के लिए हम 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, बाकी सब कॉपी पेस्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सो सबसे मेन हमारी चीज होती है जो है एक आईडी होना जरूरी है, वरना बाद में आप जब मैप करेंगे उसको तो आपको इंडेक्स लिख के फिर पास करने से डायरेक्ट आईडी पास कर सकते हैं। फिर चाहिए हमें एक हेडिंग चाहिए। सो हमारे फर्स्ट केस में जो हेडिंग थी उसका नाम हमने ये रखा था। फिर जो हमें चाहिए थी वो है सब हेडिंग, जो कि कुछ ऐसा था। और थर्ड चीज जो थी वो थी टेक्स्ट। सो जो हमारा टेक्स्ट था कुछ ऐसा था। अब ये 3 चीज तो हो गई। फिर हमें क्या चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो स्वैच है, फर्स्ट स्वैच, उसका कलर क्या है। तो हम लिखेंगे स्वैच कलर, और हमारे केस में ये कलर है ऑफ वाइट के आसपास। फिर हमें क्या चाहिए कि हमारा बैकग्राउंड कलर जब कौन सा होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, जब हम उस स्वैच पे क्लिक करें तो हमारा बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए। नेक्स्ट चीज चाहिए कि हमारा हेडिंग कलर क्या होना चाहिए। तो हेडिंग कलर से हमारा क्या मतलब है कि जो हमारा ऊपर हमारा लोगो का नाम है मिसफिट करके, उसका कलर क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले केस में क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है तो हम अपना टेक्स्ट या हेडिंग का कलर या लोगो का कलर ब्लैक रखेंगे। और फिर जो हमारा बटन, जो हमने UI में यहाँ पर बटन देखा था, तो उसमें उसका बैकग्राउंड भी है और उसमें टेक्स्ट भी है। तो हम क्या करेंगे, बटन कलर को एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें टेक्स्ट कलर ब्लैक रखेंगे और बैकग्राउंड जो हमारे फर्स्ट के केस में था। तो ये होगा हमारा फर्स्ट आइटम। आगे और भी डेटा है बट वो 3D से रिलेटेड है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। अभी के लिए है ये हमारा फर्स्ट का डेटा हो गया। सिमिलरली हम सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और मैं क्या करता हूँ कि जो भी डेटा है मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ वैल्यूज डिफर करती हैं। तो ये हो गया हमारे सेकेंड के केस में, और सिमिलरली यहाँ पर हमारे थर्ड के केस में। तो ये हमारे 3 डेटा रेडी हो गए। सेव करते हैं और हमारे डेटा का काम हो गया। और जो हमारा 3D पार्ट है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। सो हम इसको क्लोज कर सकते हैं और हम ओपन कर सकते हैं index.jsx। सो index.jsx क्या हमारा रैपर है। तो और क्योंकि मैंने कहा था हम इसमें GSAP यूज करने वाले हैं, तो मैंने GSAP इंस्टॉल नहीं किया है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले GSAP इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm install GSAP। तो हमारा GSAP इंस्टॉल हो गया। और अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर कंटेंट फाइल बनाई है, हमें इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। सो हम पहले लिखेंगे, पहले हम अपना GSAP इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट GSAP फ्रॉम GSAP। नेक्स्ट चीज जो हमें चाहिए वो है, हमने जो यहाँ पर कंटेंट फाइल बनाई है उसको इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट कंटेंट फ्रॉम कंटेंट। और हमें हुक्स चाहिए जो हम यूज करने वाले हैं। सो पहला हमें यूज स्टेट चाहिए, यूज इफेक्ट चाहिए और यूज रेफ चाहिए। सो मैं आपको बताऊं कि यूज रेफ मैं क्यों यूज कर रहा हूं। आप बिना यूज रेफ के भी कर सकते हैं, पर मैं 2 तरीके यहाँ पर बताऊंगा कैसे करना है जब आप GSAP के साथ कर रहे हैं। तो सो ये हमारा हो गया। इसको सेव करते हैं, देखते कोई एरर है क्या। कोई एरर नहीं है। सो सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं कि अपना रेफरेंस बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट
बैनर इक्वल्स टू यूज रेफ, और ये बैनर किस पे जाएगा, हमारे पूरे रैपर पे। तो हम लिखेंगे रेफ इक्वल्स टू बैनर। ये हो गया। तो हमने रेफरेंस बना लिया। अब हम इसको बाद में जीसैप के साथ यूज करेंगे बैकग्राउंड का कलर चूज करने के लिए, क्योंकि आपको याद रहेगा जब भी मैं डिफरेंट स्वैचेस पे क्लिक कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। और हम बैकग्राउंड कलर क्यों चेंज करें, क्योंकि हमारा आधा तो कैनवस है और आधा टेक्स्ट है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट का बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। सो इसलिए हम इस रेफ को यूज करेंगे। और अब हम इसको हम टेलविंड से स्टाइल करते हैं। तो हम लिखेंगे क्लास नेम, इसमें लिखेंगे w डैश स्क्रीन, मतलब फुल स्क्रीन विथ हो जाना चाहिए, और h डैश स्क्रीन मतलब हाइट भी स्क्रीन, और पोजीशन रिलेटिव। सो ये हो गया रिलेटिव। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें लोगो चाहिए, राइट। सो हमारा लोगो, तो हम पहले एक डिव बनाते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं अपना लोगो, और इसको हम स्टाइल करते हैं। तो क्लास नेम यहाँ पर लिखते हैं हम लोगो, क्योंकि हम ये यूज करेंगे लोगो का कलर भी चेंज करने के लिए, क्योंकि आपको याद रहेगा कि जब भी हम स्वैच बदलते हैं तो लोगो का कलर भी चेंज होता है। तो हमारे केस में लोगो हमारा सिंपल टेक्स्ट है। फिर हम अपना लिखते हैं, पहला तो ये एब्सोल्यूट है, मार्जिन वाई है वो 2 दे रहे हैं, मार्जिन लेफ्ट हम 6 दे रहे हैं, और ये 2 और 6 पिक्सल नहीं है, या रेम में वैल्यूज भी नहीं है, ये 2 और 6 टेलविन सीएसएस के अंदर डिफाइंड है। आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि 2 का वैल्यू कितना होता है, 6 का वैल्यू कितना होता है। टेक्स्ट हम लेफ्ट करेंगे, टेक्स्ट डैश 2 एक्सेल, हम उसका फॉन्ट साइज डिफाइन कर रहे हैं, फॉन्ट हम बोल्ड कर रहे हैं, तो फॉन्ट बोल्ड। फिर हम लिखेंगे ट्रैकिंग वाइडेस्ट। सो ये जो ट्रैकिंग वाइडेस्ट है वो बेसिकली लेटर स्पेसिंग है कि आपको कैसा चाहिए। तो इसमें टेलविन सीएसएस में ट्रैकिंग और यो उसकी वैल्यू है, तो हम वाइड है, तो मैं सबसे हाई वैल्यू यूज कर रहा हूँ जो वाइडेस्ट है। फिर लिखेंगे, ये हो गया हमारा मोबाइल व्यू में। अब हम लिखेंगे एमडी, एमडी का मतलब मीडियम डिवाइस पे हम लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट है वो 28 हो जानी चाहिए, मतलब बड़े स्क्रीन में जा रहे हैं हम लोग, तो मार्जिन लेफ्ट है जो 28 हो जाना चाहिए। और LG मतलब लार्ज स्क्रीन पे हमारा जो मार्जिन है, अब यहाँ पर मैं कस्टम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि हमारा है 12 व्यू विथ, और लार्ज में मेरा मार्जिन वाई में 8 हो जाना चाहिए। तो 8 की वैल्यू आप देख सकते हैं टेलविन सीएसएस पे कितनी होती है। सो ये हो गया हमारा लोगो, और हम इसको सेव करते हैं और हमें यहाँ हमारा लोगो मिल गया। सो नेक्स्ट चीज जो चाहिए, हमारे कंटेंट होना चाहिए, राइट। सो क्योंकि हमने अपने इसको एब्सोल्यूट रखा है तो ये हमेशा टॉप पे रहेगा, और इस जो हम कंटेंट रैपर यूज करेंगे वो इसके पीछे आएगा। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक डिव बनाते हैं जो बेसिकली हमारा कंटेंट का और हमारे कैनवस दोनों का रैपर है। तो हम इसको कंटेंट रैपर भी बोल सकते हैं अगर मैं स्टाइल कंपोनेंट यूज कर रहा होता तो, बट हमारे केस में हम टेलविन यूज कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ऑफ कोर्स विथ हमेशा इसका रहेगा फुल, हाइट रहेगा फुल, हाइट ही नहीं, हाइट फुल होगा, फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन में होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से दूर होने चाहिए, और आइटम होना चाहिए सेंटर। सो आइटम्स हाइफन सेंटर, फ्लेक्स जो डायरेक्शन होना चाहिए वो कॉलम्स होना चाहिए। ये हमारे मोबाइल व्यू का सब हो गया। अब हम बड़े डिवाइसेस का भी लिखते हैं, तो लार्ज स्क्रीन में हम फ्लेक्स लिखेंगे रो रिवर्स। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी फाइल में सबसे पहले कैनवस लिखा था और फिर कंटेंट लिखा था, क्योंकि जब आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट है और यहाँ पर कैनवस है, राइट। सो लेफ्ट में टेक्स्ट है और राइट में कैनवस है। बड़ा मोबाइल व्यू में जाएंगे तो आपका जो कैनवस है वो ऊपर है और टेक्स्ट नीचे है। तो मैंने जानबूझ के पहला कैनवस लिखा था और नीचे टेक्स्ट लिखा था, बट अभी हम कैनवस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट हम अपना कंटेंट यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कंटेंट, यहाँ पर ऐसा कॉल किया, सेव करते हैं और हमें हमारा कंटेंट देख। हम एक और चीज इंपोर्ट करना जो भूल गए वो है डेटा, इंपोर्ट डेटा, क्योंकि हमने कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लिखा था फ्रॉम डेटा, तो हमें डेटा यहाँ पर मिल गया। सबसे हमारा पहला एक्टिव आइटम कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट वाला, राइट। सो कॉन्स्ट एक्टिव डेटा, सेट एक्टिव डेटा इक्वल्स टू यू स्टेट, और इसमें हम करेंगे डेटा ऑफ 0, जो कि तो हमारा स्टेट है जिसमें फर्स्ट आइटम हमारा बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहेगा। क्योंकि हम स्वैच भी बनाने वाले हैं तो हमें, और हमारा स्वैच हमारे कैनवस के अंदर है, तो यहाँ पर हम अपना कैनवस डॉट
JSX भी बना लेते हैं और RFCE, और इसको यहाँ पर बनने के बाद हम कैनवस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट कैनवस फ्रॉम कैनवस, और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं कैनवस को कुछ ऐसा। तो आप देख रहे हैं कैनवस हमारा ऊपर आ रहा है और कंटेंट हमारा नीचे आ रहा है, और हमने स्पेस बिटवीन दिया था इसलिए वो एक दूसरे से दूर दूर है। सो नाउ क्योंकि हम कंटेंट पे फोकस करेंगे, पहले हमें जो चीजें चाहिए वो है एक्टिव डेटा। तो एक्टिव डेटा हमें चाहिए कंटेंट के अंदर, तो हम डायरेक्ट एक्टिव डेटा को हम इसमें पास कर देंगे कुछ ऐसे बस। और ऑब्वियसली स्वैच के लिए भी चाहिए रहेगा, तो हम स्वैच के लिए भी अभी से पास कर देते हैं कुछ ऐसे। तो स्वैच के लिए हमें एक्टिव डेटा क्यों चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्वैच एक्टिव है जिससे हम उसकी साइज इंक्रीज कर सकते। बट ऑब्वियसली स्वैच के लिए हमें पूरा डेटा चाहिए, तो पूरे डेटा किसमें है, इस डेटा वैल्यू में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्वैच डेटा इक्वल्स टू डेटा। सो हम अपने कंटेंट में जाते हैं और फिर हम अपना तीनों जो हम कंटेंट यूज करके हम बाकी कंटेंट हम डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहले हम हमें क्या चाहिए, इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे, पहला हमें चाहिए यूज इफेक्ट, और सेकंड जो इंपोर्ट है वो हमारा है GSAP। तो इंपोर्ट GSAP फ्रॉम GSAP। जो हमने पास किया था उसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो हमारे केस में क्या था, एक्टिव डेटा। तो एक्टिव डेटा को हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और रिटर्न में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा रैपर है, तो इसमें हम लिखेंगे क्लास नेम, लिखेंगे सेलेक्ट हाइफन नन, क्योंकि हम नहीं चाहे कोई भी आइटम सेलेक्ट हो। इस रैपर का विड्थ फुल होना चाहिए, हाइट जो है 2/5 होनी चाहिए। 2/5 हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमें जो कैनवस है वो ऊपर पार्ट में थोड़ा बड़ा चाहिए और नीचे टेक्स्ट छोटा चाहिए था, तो इसलिए हाइट हम 2/5 कर रहे हैं ताकि ये कम ले, 5 के मुकाबले में 2/5 करेंगे तो कम रेशियोज है। फिर फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, ये हो गया हमारा मोबाइल के लिए। फिर हम लिखेंगे LG लार्ज स्क्रीन में वो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, विड्थ क्या होना चाहिए, हाफ में डिवाइड हो जाना चाहिए, और हाइट है वो फुल चली जानी चाहिए, क्योंकि जब हम डेस्कटॉप व्यू में रहेंगे तो हमें हाइट पूरी चाहिए बट विड्थ क्या होना चाहिए, हाफ में चाहिए। तो हमारा जो कंटेंट है वो हाफ साइज लेगा इधर का। और जो लार्ज में जो हमारा क्या होना चाहिए कि जस्टिफाई एंड में होना चाहिए। सो जो भी आइटम रहेगा वो एंड में चला जाएगा। सो ये हो गया हमारा रैपर। अब इसके अंदर का हम कंटेंट बनाते हैं। तो कंटेंट के लिए भी हमने, ये पहला हो गया हमारा मेन ऊपर का रैपर, राइट। कंटेंट के लिए एक और रैपर है और उसके अंदर कंटेंट है। तो अब वो कंटेंट का रैपर, तो डिव, ये तो हमारा डिव का रैपर हो गया। फिर हम इसके नीचे लिख सकते हैं हमारा फर्स्ट आइटम H1 और इसके अंदर P। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्ट H1 के अंदर क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये जो मेन कंटेनर है ये हमारा एज अ रैपर रहेगा इस P टैग के लिए, ताकि वो नीचे से एनिमेट कर सके, ताकि हम इसको जब ओवरफ्लो करेंगे तो हमें ये एनिमेशन दिखेगा नहीं, ये आइटम कहाँ पर गया था। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और इसके अंदर हम लिख सकते हैं एक्टिव डेटा जो हमारा पास हो रहा है हेडिंग। सो ये हमारा फर्स्ट हो गया। जो सेकेंड है वो है हमारा H6 टैग में, और सिमिलरली P टैग में ही है, तो हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और वो क्या है हमारा सब हेडिंग है। थर्ड आइटम जो है वो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, तो P टैग लिख सकते हैं, इसके अंदर हम एक और P टैग लिख सकते हैं या div लिख सकते हैं, फिर उसके अंदर P टैग लिख सकते हैं, कुछ भी चलेगा। और यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं। और जो फोर्थ चीज और लास्ट चीज है जो इसमें, वो है हमारा बटन। तो सबसे पहला हमारा div रैपर है और उसके अंदर हमारा है बटन, जिसमें हमने लिख रखा था शॉप नाउ। सेव करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। सो अब हम इसको स्टाइल करते हैं। तो हम अपने रैपर से स्टार्ट करेंगे। सो हम लिखेंगे क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई स्टार्ट होना चाहिए और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, क्योंकि वो वन आफ्टर द अदर आना चाहिए। और वो आइटम स्टार्ट होना चाहिए, मतलब वो इस साइड से स्टार्ट होना चाहिए, और विथ हम इसका रखेंगे 2/3। सेव करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ऑब्वियसली ये फिक्स हो जाएगा जब हम बाकी सारे टैग ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो गया रैपर। अब हम अपने H1 पे करते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि जो H1 है टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट होना चाहिए, इसलिए टेक्स्ट लेफ्ट। उसका साइज 5 एक्सेल रखेंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड और मार्जिन बॉटम 1 पिक्सल। सेव करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। विथ हम इसका रखेंगे फुल, रिलेटिव होना चाहिए, और पैडिंग 1 देंगे, टॉप और बॉटम सारे एंगल से हम पैडिंग 1 देंगे। हम रिलेटिव इसलिए कर रहे हैं ताकि ये वाली जो चीज है वो इसके रिलेटिव होनी चाहिए। और ओवरफ्लो हम हिडन करेंगे, तो ओवरफ्लो हिडन। ये हमारा मोबाइल भी हो गया। अब मीडियम डिवाइसेस के लिए हम क्या करेंगे कि जो टेक्स्ट है उसका साइज हम बड़ा कर देंगे, तो टेक्स्ट हमारा 7 व्यू हाइट हो जाएगा, और जो मार्जिन है उसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, तो मार्जिन बॉटम 2। सेव करते हैं
तो ये हमारा H1 हो गया और P को हम सिर्फ क्लास नेम टेक्स्ट देंगे जिसको यूज करेंगे हम एनिमेट करने के लिए। सिमिलरली मैं नेक्स्ट वालों को भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि अगेन टेक्स्ट लेफ्ट है, साइज 2 XL है, फॉन्ट रेगुलर है, मैंने मार्जिन बॉटम 6 दिया है, विथ इसका भी फुल रखा है और सेम पैडिंग दी है, ओवरफ्लो हिडन है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम चीजें चल रही हैं। और टेक्स्ट ऑब्वियसली साइज डिफर है तो वैल्यू डिफर है, बट ऊपर और नीचे में दोनों ही सेम है। सिमिलरली इसका भी सेम ही है, विथ फुल है जो मैंने यहाँ पर दे रखा है। टेक्स्ट का साइज एक्सेस करके वैल्यू है तो मैंने वो यूज किया है। फॉन्ट मीडियम में चाहिए, बोल्ड नहीं चाहिए, मैं मीडियम वैल्यू चाहिए। टेक्स्ट लेफ्ट जो मैंने यहाँ पर यूज किया था, मार्जिन, पैडिंग, ओवरफ्लो हिडन, मीडियम डिवाइस पे सबसे छोटा पॉसिबल जो कि 13 पिक्सल है और बॉटम 12 होना चाहिए इसका मार्जिन। सेव करते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। और सिमिलरली जो P क्लास है उसको हम टेक्स्ट कर देंगे। सो अब हम अपने बटन को बनाते हैं तो उसके रैपर को कुछ नहीं, रिलेटिव, ओवरफ्लो हिडन और पैडिंग दे रहे हैं, 4 वैल्यू दे रहे हैं तो ये उसको 4 वैल्यू देगा। अब हम अपना बटन को करते हैं तो हम लिखेंगे क्लास नेम। सो बटन के केस में हम पहला कर्सर पॉइंटर कर रहे हैं, फिर बटन करके क्लास ऐड कर रहे हैं और उसको हम 2XL करके जो वैल्यू है हम उसका बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं तो राउंडेड 2XL। आउटलाइन नन, पैडिंग हम दे रहे हैं X डायरेक्शन और Y डायरेक्शन में, X में 8 और Y में 2। फॉन्ट हम दे रहे हैं उसका जो वेट है मीडियम और उसको हम स्पेसिफिक कलर देंगे तो बैकग्राउंड जो हम देंगे जो कुछ ऐसा कलर रहेगा। और सिमिलरली मीडियम डिवाइसेस पे पैडिंग और X डायरेक्शन में, पैडिंग Y डायरेक्शन में मीडियम डिवाइस पे अलग रहेगी। तो सेव करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो हमारा ये रेडी हो गया, लेकिन अभी हमें इसे एनिमेट करना है, राइट। सो हम यहाँ पर यूज इफेक्ट यूज करेंगे। सो हम लिख सकते हैं यूज इफेक्ट और ये हमें यहाँ पर एक स्निपेट देगा तो हम बाकी चीजें हटा देते हैं और हम अभी के लिए बाय डिफॉल्ट सिंगल टाइम कॉल करेंगे, वरना ये एक्टिव डेटा जब भी चेंज होगा उस पर डिपेंडेंट रहेगा। तो हम अभी के लिए रहने देते हैं, फिर हम इसमें GSAP यूज करेंगे। सो हम लिखेंगे GSAP2 किसके लिए कर रहे हैं, बटन के लिए कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं हम बटन के, हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले हम कलर चेंज करेंगे, कल लिखेंगे कलर, एक्टिव डेटा, बटन कलर और टेक्स्ट। आपको याद रहेगा जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। सिमिलरली हम उसके केस में हम क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करेंगे। सो हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज करें, बैकग्राउंड कलर सेम आ रहा है एक्टिव डेटा से, बटन कलर और बैकग्राउंड। कितने ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन 1 रखेंगे और एनिमेशन पावर 3 इज इन आउट। ये हो गया हमारा बटन। सेव करते हैं। सो आप देखते हैं स्मूथली चेंज हो गया। सिमिलरली हम P टैग्स के लिए करेंगे। सो जितने भी P टैग्स हैं हमारे इस फाइल में उनके लिए हम करेंगे कि हम उनका कलर, जो भी आइटम एक्टिव है, हमारा जो भी हमारा एक्टिव डेटा है उसके हिसाब से उसका हेडिंग कलर चेंज हो जाना चाहिए और इसका ड्यूरेशन हम 0.8 और एनिमेशन एग्जैक्टली यही। तो सेव। सो आपने कुछ चेंजेस नहीं देखा क्योंकि हमारे डेटा जो फर्स्ट डेटा है उसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, इसलिए ये अभी भी ब्लैक है। लेकिन हमारे सेकंड डेटा जो है उसमें बैकग्राउंड कलर व्हाइट है। तो अगर मैं इसको 1 करता हूं तो देखिए डेटा भी चेंज हुआ और वो बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया और इसमें मिक्स हो गया क्योंकि हमारा बैकग्राउंड अभी भी व्हाइट है। तो मतलब हमारा वो काम कर रहा है और आपने देखा रहेगा हमारा बटन भी चेंज हो रहा है। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, ये एनिमेट करना है। सो हम लिखेंगे, अभी तक हम टू यूज कर रहे थे, अब हम यूज करेंगे फ्रॉम। इसके लिए सभी चीजों के लिए जिसमें हमने टेक्स्ट करके क्लास डाली है तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कहाँ से आना है। तो y रहेगा उसका डिफॉल्ट 200 तुम्हारा डिफॉल्ट रहेगा क्योंकि हमने लिखा है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कहाँ से, कहाँ से, y 200 से उसकी डिफॉल्ट पोजीशन पे आना है। एनिमेशन ये होगा पावर 4 आउट, यहाँ पर हमने पावर 3 इन आउट रख रहे हैं, दोनों में स्लाइटली डिफरेंट है। ड्यूरेशन हम 1 देंगे और सेव करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर स्विच करूं सपोज सेकेंड आइटम पे तो आप देख रहे हो एनिमेट हो रहा है। हमारा ये एनिमेट नहीं हो रहा है तो चेक करते हैं हमने क्या मिस किया है। हमने हमने यहाँ पर क्लास ऐड नहीं की है, इसलिए यहाँ पर क्लास ऐड करते हैं तो हमारा एनिमेट हो रहा है। सिमिलरली हम जब भी डेटा को स्विच करेंगे तो एनिमेट हुआ, ऑब्वियसली उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है तो इसलिए चला गया, इसलिए वापस हम 0 पे जाते हैं और वो एनिमेट हो रहा है। हमारा बटन एनिमेट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने टेक्स्ट क्लास नहीं यूज की, तो हम टेक्स्ट क्लास को यहाँ पर भी पेस्ट करते हैं। सेव करते हैं। सो जब भी हम हमारा डेटा चेंज करेंगे तो सपोज मैं 2 में चेंज करता हूँ तो एनिमेट हो रहा है। सिमिलरली 1 में चेंज कर रहा हूँ फिर से एनिमेट हो रहा है और 1 ऑब्वियसली व्हाइट है। सो यहाँ पर जाएंगे 0 में चेंज करेंगे तो ये एनिमेट हो रहा है। तो ये हमने कर दिया जब भी हमारा डेटा चेंज होगा। बट क्या हो रहा है कि सब एक साथ हो रहा है, हम चाहते हैं कि एक के बाद एक हो।
तो उसके लिए क्या हम करेंगे, स्टैगर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैगर, और जो अमाउंट होना चाहिए हमारे केस में 0.3 है। तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो वो एक के बाद एक हो रहा है। सिमिलरली मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो वो एक के बाद एक हो रहा है। सो हमारा लेफ्ट साइड का कंटेंट रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट चीज है जो हमें स्वैचेस बनाने को साइड में है। सो हम वापस अपने मोबाइल व्यू पे जाते हैं, और अब हम क्या करते हैं कि index.js में जाते हैं। हम देखते हैं कि अरे हमने हमने कैनवस में ऑलरेडी एक्टिव डेटा पास किया है और स्वैच डेटा पास किया है, बट स्वैच डेटा को यूज करने के लिए हमें एक और फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। और वो फंक्शन क्या है कि हम जब स्वैच पे क्लिक करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन से स्वैच पे क्लिक किया है। उसके लिए सिंपल से यहाँ पर हम एक फंक्शन, उसका नाम देंगे हैंडल स्वैच क्लिक, और जो कि एक आइटम, जो हम उसमें आइटम पास करेंगे वो आइटम आएगा इसमें, और हम करेंगे जो हमारे स्टेट में सेट एक्टिव आइटम में जो भी आइटम आएगा। बट अब क्या है कि हमने जब उस पे आइटम पे क्लिक किया तो हमारा क्या होगा कि हमारा पूरा पहले तो डेटा चेंज हुआ, तो हमारी चीजें वापस सरेंडर होंगी, लेकिन वापस क्लिक करेंगे तो वापस सेट स्टेट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कंडीशनली चेक कर सकते हैं कि इफ एक्टिव आईडी, जो डेटा में जो ऑलरेडी डेटा है उसकी आईडी, जो आइटम हमने पास किया उसकी आईडी, दोनों अगर नॉट इक्वल टू रहेगी तभी सेट स्टेट करना, ताकि हम एक्स्ट्रा रेंडर लूप्स जो है वो अवॉइड कर सके। सो ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पास करेंगे अपने कैनवस के अंदर। सो हमारे कैनवस के अंदर हमने यहाँ पर पास कर दिया। सो इसको सेव करते हैं। ऑब्वियसली आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। और एक और चीज हम पहले कर लेते हैं स्वैच पे काम करने से पहले, कि हम यहाँ पर बैकग्राउंड का हैंडल करते हैं। तो आपको याद रहेगा हमने यहाँ पर यूज रेफ यूज किया था, राइट। तो अब टाइम आ गया हमको उसको यूज करने का। तो हम लिखेंगे यूज इफेक्ट, और हमारे पास स्निपेट का ऑप्शन आ रहा है तो हम स्निपेट यूज करेंगे, और यहाँ पर निकाल देते हैं डिपेंडेंसी। और हम सबसे पहले जो करेंगे वो है GSAP2। सो हमारे GSAP2 में फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगी, हमारी किस आइटम को मैनिपुलेट करना है। तो मैंने कहा था कि हम दो तरीके यूज कर रहे थे। एक तरीका हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं जहां पर हम डायरेक्टली अपने क्लास नेम ऐड करते हैं या फिर टैग को ऐड करते हैं। जो सेकंड मेथड है जो है वो है रेफ, इस रेफरेंस को यूज करना। तो हम लिख सकते हैं बैनर डॉट करेंट कॉमा और बाकी सब जैसा हम करते हैं। तो बैकग्राउंड में आएगा बैकग्राउंड डॉट एक्टिव डेटा डॉट बैकग्राउंड, और एनिमेशन और ड्यूरेशन वही, एनिमेशन हम 0.8 और एनिमेशन पावर 3 इन आउट। ये हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि कॉपी पेस्ट करेंगे इसको, और हम करेंगे कि सेम टाइम पे हमारा जो लोगो है वो चेंज होना चाहिए। तो बैनर डॉट करेंट को हम अपने लोगो क्लास से चेंज करते हैं, और कलर को हम एक्टिव डॉट हेडिंग कलर से चेंज करते हैं। तो कुछ ऐसा, ये हो गया हेडिंग कलर। सेव करते हैं। तो आपने देखा कि इसका व्हाइट से कुछ डिफरेंट कलर आ गया है। ये अगर मैं इस पे 2 टाइप करता हूं तो बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ। सिमिलरली मैं अगर 0 टाइप करूंगा तो ये वापस पहले वाले कलर पे चला गया। तो मतलब हमारा जब स्वैच चेंज हो रहा है तो हमारा बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है। और ये स्वैच, ये जो यूज इफेक्ट हर वक्त होना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हमारा डेटा चेंज होगा तब होना चाहिए, तो इसमें डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे। सिमिलरली हमारा एनिमेशन कब होना चाहिए, जब भी हमारा एक्टिव डेटा चेंज हो, तो हम डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो जब भी हमारे डेटा चेंज होंगे ये यूज इफेक्ट रन होगा। तो हमारा बैनर हो गया। अब हम जाते हैं अपने कैनवस के अंदर, और कैनवस को सबसे पहले हम एक क्लास कंपोनेंट बनाते हैं, क्योंकि इसमें हम पूरा 3JS लिखने वाले हैं, और मुझे 3JS इजी पड़ता है क्लास कंपोनेंट में लिखने के लिए, क्योंकि मैं मोस्टली बहुत सारे स्टेट हैंडल करता हूँ। सो इसलिए मैं इसको क्लास कंपोनेंट में यूज कर रहा हूँ। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्लास कैनवस एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो ऑब्वियसली ये राउंड चला जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे रेंडर, और इस रेंडर के अंदर ये जो रिटर्न है यहाँ पर पेस्ट। तो हमारा क्लास कंपोनेंट में स्विच हो गया। बाकी कंस्ट्रक्टर सब हम बाद में बनाएंगे। जो चीजें हमने पास की हैं हम सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं const इज इक्वल्स टू दिस डॉट प्रॉप्स। सो हमने क्या किया था, एक्टिव डेटा स्वैच और हैंडल स्वैच क्लिक, तो वो तीनों को हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। और
अब हम सबसे स्टार्ट करते हैं अपना पहली चीज़ें इंपोर्ट करना। सो हमें जो इंपोर्ट करना है ऑब्वियसली पहला तो हमारा जीसैप इंपोर्ट होगा और हमारा स्वैच रैपर इंपोर्ट होगा। तो आपको स्वैच रैपर याद रहेगा, हमने यहीं पे बनाया स्वैच रैपर, तो ये स्वैच रैपर इंपोर्ट हुआ और इस स्वैच रैपर को हम इसके अंदर ऐसा यूज़ करेंगे। सो पहले हम अपने डिव को कुछ स्टाइल्स दे देते हैं। सो ऑब्वियसली इसका मोबाइल में विड्थ फुल है क्योंकि मोबाइल व्यू में जो कैनवस है उसका वो विड्थ फुल है। जो हाइट है वो 3/5 है क्योंकि हमने इसको 2/5 दी थी, राइट? तो ये 3/5 है जो बचा हुआ स्पेस। रिलेटिव है और जी इंडेक्स हम 10 रख रहे हैं ताकि हमेशा ऊपर रहे। और लार्ज डिवाइस में हम क्या करेंगे कि विड्थ है जो हाफ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट आ गया तो यहाँ पर कैनवस आएगा तो कैनवस हमेशा हाफ हो जाएगा और हाइट फुल हो जाएगी, राइट? सो ये हमारा रैपर हो गया। और जो भी चीजें हमने यहाँ पर इंपोर्ट की है उसको हम स्वैच रैपर में पास करते हैं। तो सिर्फ मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसा। तो एक्टिव डेटा सेम चीजें मैं पास कर रहा हूँ। सेव करते हैं, ऑब्वियसली कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने अब तक बनाया नहीं है, सिर्फ आपको स्वैच रैपर दिख रहा है, आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और फिर हम स्वैच रैपर के अंदर जाएंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सिंगल आइटम को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट सिंगल स्वैच फ्रॉम कंपोनेंट। और ऑब्वियसली ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर बनाया है बट इंडेक्स में इंपोर्ट नहीं किया है। सो हम इसमें इंडेक्स में लिख सकते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिंगल फ्रॉम सिंगल स्वैच सर्कल। सो अब हम इसको सेव करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। सो अगेन हमने जो चीजें पास की उसको डिस्ट्रक्चर करते हैं, यहाँ पर रैपर में कुछ डिस्ट्रक्चर करते हैं तो मतलब कुछ ऐसे। और सबसे पहले जो हमें एक चीज चाहिए कि हमें एक फंक्शन चाहिए। सो हम लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल स्वैच क्लिक्ड। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट मैं इसको यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ या ऊपर कर रहा हूँ ताकि बाद में हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करें जब हम उसको क्लीन अप करेंगे, जो मैं बोल रहा था थर्ड पार्ट में बनाने का, बट ट्राई करेंगे कि इसी पार्ट में हो सके या नेक्स्ट पार्ट में। सो यहाँ पर हम कॉल करेंगे अपने हैंडल स्वैच को और यहाँ पर आईडी पास होगी। सो अब इस रैपर को हम क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। सो उसके लिए हम लिखेंगे क्लास नेम। तो हाइट जो होगी ऑब्वियसली वो फिट कंटेंट होनी चाहिए, तो फिट कंटेंट एब्सोल्यूट होगी और जी इंडेक्स 20 क्योंकि हम चाहते हैं वो हमेशा ऊपर है। विथ फुल बॉटम 0, तो विथ फुल होगा बॉटम 0, मतलब इसका यहाँ पर आना चाहिए तो विथ पूरा फुल होगा, बॉटम 0 होगा। फ्लेक्स और जस्टिफाई सेंटर ताकि आइटम सारे सेंटर में रहे। उन आइटम के बीच में हमें गैप चाहिए और मार्जिन बॉटम थोड़ा सा चाहिए जो कि 2 में यूज कर रहा हूँ। ये हो गया मोबाइल व्यू के लिए। अब हम यूज करेंगे, हम लिखेंगे लार्ज डिवाइस के लिए। तो लार्ज में जो विथ है वो फिट कंटेंट होगा और इंसेट y40, मतलब कि इस y डायरेक्शन में 40 पिक्सल ये होना चाहिए इंसेट, मतलब अंदर साइड में। तो ये लार्ज डिवाइस में होगा और राइट साइड वो 20 होना चाहिए और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाना चाहिए क्योंकि मोबाइल में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बट लार्ज डिवाइस में हमें टॉप टू बॉटम जाना है। तो कुछ ऐसा सेव करते हैं। ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पर स्वैच दिख रहा है और इसके अंदर हम तीनों कंटेंट रेंडर करेंगे। सो आपको पता है हमें तो यहाँ पर डेटा मिल ही रहा है तो इस डेटा को हम मैप करते हैं। सो स्वैच डेटा डॉट मैप और हमें वो एक ऑब्जेक्ट देगा और हम रिटर्न करेंगे। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, डिव रिटर्न करते हैं, देखते हैं हमें कितने चीजें मैप हो रही है। तो हम 1 रेंडर करेंगे तो हमें 3 1 दिख रहे हैं, राइट? तो अब हम ये तीनों 1 की जगह पे हमें क्या चाहिए, सिंगल स्वैच रैपर। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे पर कुछ ऐसे रिप्लेस कर देंगे। सो हमें 3 स्वैच सिंगल स्वैच सर्कल दिख रहे हैं और क्योंकि हमें वार्निंग्स नहीं चाहिए तो हम की इज इक्वल्स टू 0.id, 0 नहीं o.id, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। पूरे आइटम को हम उस सिंगल आइटम में पास कर देंगे, वो एक सिंगल आइटम में पास होगा। फिर हैंडल क्लिक इक्वल्स टू जो हमने यहाँ पर क्लिक कॉल किया है तो हैंडल क्लिक पे पास हो और हमारी एक्टिव डेटा में हमारी आईडी पास करेंगे कि हमारा कौन सा स्वैच एक्टिव है, राइट? सो हमारे एक्टिव डेटा में हमें पता है कि कौन सा आइटम एक्टिव है। फर्स्ट आइटम एक्टिव है क्या, तो उसकी आईडी लेंगे और एक्टिव आईडी में पास कर देंगे। सेव। ऑब्वियसली विजुअली कुछ नहीं किया हम लोग ने, तो विजुअली करने के लिए सिंगल स्वैच रैपर में जाएंगे या सिंगल स्वैच सर्कल बोल सकते हैं, मैंने वहां पर रैपर एक्सपोर्ट किया था और यहाँ पर हम मेनली पूरा चीज विजुअल करेंगे। सो हम पहले तीनों चीजें जो हमने पास किए वो डिस्ट्रक्चर करते हैं जो कि कुछ ये थी और हम यहाँ पर लिखते हैं क्लास नेम। क्योंकि इस क्लास नेम में जो स्केल है वो कंडीशनली है तो हम ये टिल्टेड यूज करेंगे कंडीशनल करने के लिए।
इसको हम स्ट्रिंग मैनिपुलेटर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्सर हमारा क्या होना चाहिए, पॉइंटर, विड्थ हमारा 9 और हाइट 9। अब अगेन ये 9 पिक्सल नहीं है, ये टेलविन सीएसएस की खुद की वैल्यू है जो खुद वो कन्वर्ट करते हैं रैम में। और हमें चाहिए कि हमें पैडिंग 1 चाहिए, हमें चाहिए कि वो फुल सर्कल होना चाहिए, तो फुल सर्कल, तो राउंडेड फुल, हल्का सा ड्रॉप शैडो दे रहे हैं हम उसको, और बैकग्राउंड हम उनको क्या कर रहे हैं, व्हाइट कर रहे हैं। ट्रांजिशन इज इन होना चाहिए, और जब भी हम उस पर हवर करेंगे उसका स्केल 110 जाना चाहिए। ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो कंडीशनल चीज है वो ऐड करेंगे, जो कि हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, और इसके अंदर हम लिखेंगे कि अगर आइटम आईडी, जो भी हमारा आइटम आ रहा है उसकी आईडी हमारे एक्टिव आईडी से मैच करती है क्या। अगर मैच करेगी तो हम स्केल को इंक्रीज कर देंगे 1 to 5 से, वरना जैसा है वैसा ही। तो अगर आप देखेंगे कि जब भी मैं हवर कर रहा हूं तो ये 110 जा रही है जो हमने यहाँ पर डिफाइन की है, और जो भी आइटम एक्टिव उसका साइज ज्यादा इंक्रीज हुआ है। देखेंगे कि आपने ये वाला सर्कल ज्यादा बड़ा है क्योंकि फर्स्ट आइटम एक्टिव है, और जब भी हम हवर करें वो 110 पे जा रहा है। सो ये हमने कंडीशनली यहाँ पर यूज किया है। सिमिलरली जब भी हम उस स्वैच पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो आइटम एक्टिव हो जाना चाहिए। तो ऑन क्लिक, हैंडल क्लिक, और कौन सा आइटम, हम पूरा आइटम ही पास कर रहे हैं, राइट। सो हमने आइटम पास किया, जो कि वो आइटम हमें यहाँ पर मिलेगा, और हम ये पूरा आइटम यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये आईडी नहीं आइटम होना चाहिए, तो हम यहाँ पर आइटम कर देते हैं, क्योंकि हम बस आईडी पास नहीं कर रहे हैं, पूरा आइटम पास कर रहे हैं। तो ये हमें पूरा आइटम मिलेगा, और यहाँ पर और हम उसे वापस मेन स्टेट में पास कर रहे हैं। और इसके अंदर जो हमने एक और सर्कल चाहिए, ये हमारा पूरा मेन सर्कल हो गया, बैकग्राउंड व्हाइट है, इसके अंदर हम एक और छोटा सर्कल लिखेंगे, और जिसका हम बैकग्राउंड कलर, जो हम हमारा जो आइटम आ रहा है उसका स्वैच कलर रहेगा। तो हमारा ये हो गया स्टाइल, यहाँ पर हमने मिस्टेक की है कुछ ऐसे, हाँ, तो ये हमारा स्टाइल हो गया जो कि उसका बैकग्राउंड कलर रहेगा। और क्योंकि वो हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि हमने उसका विड्थ और हाइट डिफाइन नहीं की है, तो उसकी वजह से वो बहुत छोटा है। तो हम क्लास नेम देख के विड्थ और हाइट और उसको सर्कल बना देते हैं यहाँ पर आउटसाइड। सेव करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमें स्वैचेस दिख गए, और हम क्लिक करेंगे तो हमारा हो रहा है। तो जब भी हम क्लिक करें हमारा एनिमेशन भी हो रहा है, हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, और हमारा हेडिंग भी चेंज हो रहा है। सो ये डेस्कटॉप व्यू में अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है, सेकंड पे क्लिक किया तो अगेन इनका साइज इंक्रीज हो रहा है, और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगो का कलर भी चेंज हो रहा है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का। सो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लास्ट में एक कोड क्लीन अप करेंगे जिससे हमें इश्यूज ना आए। तो हम पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस इश्यूज की मैं बात कर रहा था, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखते हैं कि कैसे हम उसको लास्ट में फिक्स करेंगे। तो सपोज मेरा फर्स्ट आइटम एक्टिव है, राइट। सो जब ये एक्टिव है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा सेकंड का एनिमेशन रन होगा, और जैसे ही मैंने सेकंड का एनिमेशन रन हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, रन हो रहा है, मैं वापस फर्स्ट आइटम पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर इश्यूज देखिएगा। तो क्लिक किया, और आप देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हमारे टेक्स्ट और हमारा बटन भी गायब हो गया। तो हम चाहते हैं कि हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो, तो इसको हम क्या करेंगे कि हम इसके लिए फंक्शंस बनाएंगे जो हमें रिस्ट्रिक्ट करेगा बटन्स को क्लिक करने से, जिससे हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो, फिर हमें ऑप्शन आएगा या ऑप्शन मिलेगा बटन को क्लिक करने का। सो इसके कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको वहां पर बताता हूँ। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि 3D पार्ट को हम कैसे करते हैं।